चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी क्लियर अबाउट वन थिंग. डू वी शेयर बॉर्डर विद अफगानिस्तान? यस, वी डू शेयर बॉर्डर विद अफगानिस्तान. अपने दिमाग से ये वहम हमें हटाना है. पीओके इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया, और आप ये देख सकते हो, ये है इंडिया अफगानिस्तान का बॉर्डर. ठीक है जी. तो एक अफगानिस्तान हमारा नेबरिंग कंट्री है, नेबर है हम, पड़ोसी हैं हम. ठीक है जी. अच्छा, एक होता है नेबरहुड, एक होता है एक्सटेंडेड नेबरहुड. क्या फर्क होता है दोनों में? नहीं, अफगानिस्तान तो नेबर है ना, बिल्कुल पड़ोसी है. एक्सटेंडेड नेबरहुड, हाँ, एक घर छोड़ के, बिल्कुल सही. ठीक है. तो जो गली तो एक ही होती है ना, वो तो गली एक है, तो फिर मतलब सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन साथ वाला मकान ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अंडरस्टूड? दिस इज हाउ वी हैव द अंडरस्टैंडिंग. तो ये अफगानिस्तान है हमारे यहाँ पे. बहुत बढ़िया एक तरीके से इक्वेशन हम मेंटेन करके रखते हैं. नाउ बिफोर इंडिपेंडेंस व्हाट वाज द सिचुएशन? 1947 से पहले क्या था? अफगानिस्तान को ब्रिटिशर्स कभी कॉलोनी बना ही नहीं सके. गॉट इट? नाउ ब्रिटिश इंडियन आर्मी और ब्रिटिश इंडिया, दे वांटेड टू कॉलोनाइज अफगानिस्तान. क्यों? क्योंकि उनको डर था कि सोवियत यूनियन, पहले तो ये सारे सोवियत यूनियन के कंट्रीज होते थे ना, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह वगैरह जितने भी हैं. सो ब्रिटिश इंडियंस, दे हैव, ब्रिटिश गवर्नमेंट, दे हैड दिस फियर दैट सोवियत यूनियन विल क्रिएट ट्रबल इन अफगानिस्तान, और सोवियत यूनियन में ऑक्यूपाई अफगानिस्तान, और उस केस में वो सीधा इंडिया के पास पहुंच जाएगा. क्योंकि ये जो पाकिस्तान है, ये भी ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था. तो ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि अफगानिस्तान के ऊपर हमने कब्जा करना है, अफगानिस्तान को हमने जीतना है. दे केप्ट ऑन ट्राइंग टू कॉलोनाइज अफगानिस्तान, बट दे वर नेवर सक्सीडेड. मैंने आपको पूछा था कि अफगान वॉर आखिरी कब हुआ था, आपने मुझे बताया था 1919 के अंदर. वो तब तक कोशिश करते रहते अफगानिस्तान को जीतने की, लेकिन अफगानिस्तान को वो जीत नहीं पाए. ठीक है जी. बट वी हैड आवर इंटरेक्शन विद अफगान पीपल. हिस्ट्री के अंदर अफगानिस्तान से भी बहुत लोग इंडिया की तरफ आए हैं. अहमद शाह अब्दाली अफगान था, वो दिल्ली को प्लंडर किया था ना. सो रेगुलर हिस्ट्री के अंदर हमारा अफगान लोगों के साथ इंटरेक्शन रहता था. मुगल टाइम्स में भी रहता था, उससे पहले भी रहता था, उसके बाद भी रहा है. हमारा हिस्टोरिकल इंटरेक्शन होता रहा था. ठीक है. मतलब हुमायूं वगैरह अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने कब्जा वब्जा कर लिया था. हुमायूं ने यहां से भी सरकार चलाई है थोड़े टाइम, फिर वापस इंडिया के अंदर आए. इस तरीके से चलता था सिस्टम. तो ये हिस्टोरिकल इंटरेक्शन हमारा रहा है अफगान्स के साथ इन अ डिफरेंट वे. इस्लाम का लिंक आया. ठीक है. इस्लाम जब इस तरफ आया, इस्लाम को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन लेके आया था? मीर कासिम. वहां से शुरू होता है. और अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ना शुरू करोगे, वो अपनी हिस्ट्री के अंदर मुगल्स, अशोका, उससे पहले की गुप्ता डायनेस्टी, वो सब नहीं पढ़ाते हैं. वो अपनी हिस्ट्री शुरू करते हैं इस्लाम के आने से. समझ रहे हो? और इसीलिए वो कंट्री के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस है, वहां की जनता में आइडेंटिटी क्राइसिस है. मानेंगे ना वो गजनी गोरी को? उन्होंने आए इधर आसपास जो राजा वाजा थे उनको हराया, बहुत चलता रहता था. हाँ, सोमनाथ टेम्पल का तोड़े जाना और वो सब चीजें. तो ये हिस्ट्री रही है हमारी. ठीक है. नाउ पोस्ट इंडिपेंडेंस
आफ्टर, अच्छा, अब एक और समझने वाली बात है कि जैसे ही हम आजाद हुए, अफगानिस्तान के अंदर देयर वॉज मोनार्की देयर, राजशाही थी वहां पे, एक राजा बैठता था, ठीक है, मोनार्कियल सेटअप था अफगानिस्तान के अंदर। एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, वी एस्टेब्लिश फ्रेंडशिप ट्रीटी। हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी थी, फ्रेंडशिप रिलेशन जो है वो अफगानिस्तान के साथ रहे हैं, ठीक है जी। ये सिस्टम चला है हमारा। मेजर डाउनफॉल इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन में कब आता है? व्हेन सोवियत यूनियन, यूएसएसआर इन्वेडेड अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान को इन्वेड करते हैं। अब बात ऐसी है, इन 1971 वी साइंड इंडिया यूएसएसआर फ्रेंडशिप ट्रीटी। We signed that friendship treaty, but when USSR invaded Afghanistan, India was silent about it. 77 के अंदर तो वहां पे ये इन्वेजन चलता है और इंडिया जो है चुप रहता है जब वो अफगानिस्तान को इन्वेड करता है सोवियत यूनियन, ठीक है जी। दिस वॉज द डेवलपमेंट। राजा वाजा वहां से हटा दिए गए, भगा दिए गए, और अफगान सोसाइटी समझो आप, अफगान सोसाइटी किस टाइप की है? इट इज अ मल्टी एथनिक, मल्टी ट्राइबल सोसाइटी। ये मल्टी एथनिक, मल्टी ट्राइबल सोसाइटी है, एंड दीज ट्राइबल्स दे आर एट वॉर विद ईच अदर। कंटिन्यूसली वो एक दूसरे के साथ लड़ते रहे हैं। अफगानिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम बड़ा कॉम्प्लेक्स है। बॉर्डरिंग एरियाज में अगर आप देखोगे, यहां पे आपको तुर्क्स मिलेंगे, उज्बेक्स मिलेंगे, ताजिक्स मिलेंगे, इस बेल्ट में पठान मिलेंगे। पठान कौन से वाले? दो पाश्तो भाषा बोलते हैं, पश्तून। फिर नीचे आ जाइए, अफगानिस्तान का कुछ हिस्से के अंदर बलोच भी हैं। ईरान का जो ये इलाका है, यहां पे भी बलोच रहते हैं। इसका नाम, इसको बोलते हैं सिस्तान बलोचिस्तान। एक बलोचिस्तान जो पाकिस्तान के अंदर हमने पता लगाया है, एक सिस्तान बलोचिस्तान है, वो थोड़ा पार्ट अफगानिस्तान में भी, थोड़ा नीचे भी है। क्लियर? इधर तालिबान लड़ रहे थे। तालिबान मेजरली पाश्तो स्पीकिंग पठान्स हैं, पश्तून बोलने वाले, इस एरिया के रहने वाले। दूसरी तरफ और मल्टीपल ग्रुप्स, कबीले जुड़े, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम रखा गया नॉर्दर्न अलायंस। वहां के लोगों ने, अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स आपस में आ गए। जो तालिबान थे वो इधर थे, पाश्तून स्पीकिंग, मेजोरिटी इनके अंदर ये है, ठीक है ना। और ये है नॉर्दर्न अलायंस। तो जो अफगानिस्तान की सरकार बनी यूएस इन्वेजन के बाद, वो सरकार थी नॉर्दर्न अलायंस और बाकी लोगों की। मल्टी एथनिक का मतलब मल्टी रिलीजियस सेक्ट्स। जरूरी नहीं है रिलीजियस सेक्ट्स मतलब मल्टी सेक्ट्स, डिफरेंट व्यूज हो गए उनके। जैसे मैंने बताया, तजिक्स, उज्बेक्स, तुर्क्स, डिफरेंट आइडेंटिटीज होगी, बिल्कुल अलग अलग ट्राइब्स हैं। उन ट्राइब्स ने मिलकर बनाया था एक नॉर्दर्न अलायंस। अशरफ गनी, ये सब इनके लीडर थे, समझे। फॉर्मर अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी, जो तालिबान के आने के बाद भाग गए थे, वो इनके लीडर थे।
तो पहले तो सोवियत यूनियन ने इन्वेजन किया इनका, सोवियत यूनियन वहां से हार के बाहर चला जाता है। अब सबसे बड़ा जो टर्न ये बना, अब जब यूएसएसआर इट वॉज, यू कैन से इट इन्वेडेड अफगानिस्तान। अब देखो होता क्या है, ये वो टाइम था जब कोल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है जी। कोल्ड वॉर में कंपटीशन किसका था? यूएस और यूएसएसआर का। पाकिस्तान इट वाज एन अलाय विद यूनाइटेड स्टेट्स। तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई, ये लोगों ने ट्रेनिंग दी, इन लोगों ने वेपन्स दिए और यहां पे मुजाहिदीन बनाए गए टू फाइट अगेंस्ट यूएसएसआर। एक टाइम पे ये अल कायदा वाले, ये ओसामा बिन लादेन, ये इनके हीरो थे, आईएसआई और यूएस वगैरह के। इनको बनाने वाला कौन था? यूएस और पाकिस्तान, आईएसआई। ये जो मुजाहिदीन इनको ट्रेनिंग मिली जिससे यूएसएसआर के अगेंस्ट लड़ते थे, सब कुछ इन्होंने बनाया था। ये तब भी बनी थी, उसी के राउंड थी। नाम और ऑर्गेनाइजेशन ये चेंज करते रहते हैं, नाम चेंज करते रहते हैं। तो वो उसी टाइम के राउंड बन रहा है, मुजाहिदीन और ये सारी चीजें, ये कंसेप्ट आ रहे हैं। अब आप इस चीज को समझो, यूएसएसआर हारा, ठीक है। 1987 के अंदर विड्रॉल जो है वो स्टार्ट होता है, ओके। हाँ, यूएसएसआर का विड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, अफगानिस्तान वॉर खत्म करने वाली बात है ये, ठीक है। ये खत्म होता है, जैसे ही ये विड्रॉल हुआ, मुजाहिदीन दे यू कैन से स्टार्टेड कमिंग टू पावर, इनका रूल आना स्टार्ट हुआ। वन ऑफ द सेक्शंस इन मुजाहिदीन, they formed a group called तालिबान। वहां से शुरुआत होती है तालिबान की। तालिबान कौन, क्या मतलब होता है तालिबान का? डिसिपल, स्टूडेंट। They consider themselves to be a pure student of Islam. They consider themselves to be real Muslims. और ये बनते हैं और उनका एक गोल होता है that we have to have a land of Sharia, कि एक ऐसा साम्राज्य बनेगा अफगानिस्तान के अंदर जो शरिया के अकॉर्डिंग चलेगा। समझ में आ गया आपको पॉइंट? ना, खलीफा नहीं होता यहां पे। खलीफा बना तो था वो आईएसआईएस वाला, आईएसआईएस के लीडर ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था, है ना? क्या था? अबू बकर। उसने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। खलीफा वैसे पहले ओटोमन एम्पायर के टाइम पे उधर बैठते थे, लीडर होता था सुन्नी वर्ल्ड का, रिलीजियस लीडर। तो उसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है, ऐसा। तो ये चला, मतलब इनको बनाने वाले कौन? यूएस और पाकिस्तान। अब बात ऐसी आती है अफगानिस्तान के अंदर, ये अर्ली 90 के अंदर आते आते तालिबान की सरकार बन जाती है वहां पे अफगानिस्तान के अंदर। नाउ सरकार तो इनकी बनी, बट हमारा कैसा सिस्टम था इंडिया के साथ? इंडिया का क्या सिस्टम था इनके साथ? हम उस सरकार को मान्यता नहीं देते थे। जो तालिबान की सरकार चलती थी, इंडिया उसको मान्यता नहीं देता था। नाउ दैट दिस गवर्नमेंट वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। अब वाली रिकॉग्नाइज कर ली हमने,
बाय इंडिया। तो आज भी तालिबान की गवर्नमेंट हमने रिकॉग्नाइज नहीं की है, तब भी हमने तालिबान की गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं की थी। अगर अब आपको याद है, एक इंसिडेंट हुआ था IC-814, इंडियन एयरलाइंस का प्लेन जो काठमांडू से दिल्ली आना था, उसको हाईजैक किया पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने। मौलाना मसूद अजहर, ही वॉज इन इंडियन जेल। मौलाना मसूद अजहर वो इंडियन जेल में था, उसको छुड़ाने के लिए वो हाईजैक होता है। वो प्लेन काठमांडू से अंदर हथियार और बॉम्ब पहुंचाए जाते हैं। इंडियन एयरलाइन का प्लेन था IC-814। बीजेपी की सरकार चल रही होती है उस टाइम पे। वो प्लेन हाईजैक हुआ, थोड़ा दिल्ली में उड़ाया, अमृतसर में फ्यूलिंग के लिए लैंड कराया 20 मिनट के लिए, कुछ कर नहीं पाए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सॉफ्ट स्टेट। नेगोशिएशन नहीं, हम हमेशा डरते हैं स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने से। देश तो झुक गया। क्या बड़ा होता है, देश या फिर कुछ जाने? मैं ये कह रहा हूं, एवरी लाइफ इज प्रीशियस, एवरी सिंगल लाइफ इज प्रीशियस, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? अरे बच जाती ना। वो मौलाना मसूद अजहर जो है, उसको हमने छोड़ा, उसने पाकिस्तान जाके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई। वही तो लोग थे जो मुंबई में टेरर अटैक कर रहे थे और इतने सारे ब्लास्ट कर रहे थे। समझे क्यों नहीं आप बात को? मौलाना मसूद अजहर वो इंडिया के अंदर था। बोल सकते हो आप, बहुत से टेररिस्ट एक्टिविटीज रोकी जाती ना। एक मैसेज जाता है, ये सॉफ्ट स्टेट का मैसेज है जो हमने दे रखा था। सिंपल सी बात है, मैं पूरी स्टोरी आपको बताता हूं। अमृतसर में प्लेन लैंड हुआ, बात हो रही थी कि पंजाब पुलिस की कमांडो भेजो। पंजाब के DGP साहब वो कहते हैं आई एम नॉट KPS गिल। KPS गिल वॉज नॉन फॉर टेकिंग स्ट्रॉन्ग डिसीजन। पंजाब के अंदर इंसर्जेंसी को खत्म करने में उनका रोल था। ट्राई DGP बने थे वो पंजाब पुलिस के, BSF के, CRPF के, तीनों के DGP एक पोस्ट के अंदर डाल के दिए थे, वही चलो चलाओ इस कमांड को बढ़ाओ। तो पंजाब के अंदर टेररिज्म को खत्म करने में उसका मेजर रोल था, KPS गिल का, वेरी रिनाउंड ऑफिसर। तो वो जब उस टाइम पे पंजाब पुलिस के जो DGP थे, उनसे पूछा गया कि आप मिलिट्री एक्शन, मतलब कमांडो एक्शन करवा दो, 20 मिनट के लिए प्लेन है। हमने नहीं किया। प्लेन उड़ाया उन्होंने, थोड़े टाइम पाकिस्तान के ऊपर उड़ाया। वो यही कह रहा था ना कि भी अगर कुछ होगा, लोग मारे जाएंगे, तो उसका कौन लेगा भरपाई, कौन करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इंडिया के पॉलिटिशियंस तो पीछे खींच लेते हैं हाथ। ये पॉलिटिकल डिसीजन होता है, कोई विल ही नहीं थी ना, कोई डिसाइड करे, ले तो सही हिम्मत। 20 मिनट का टाइम है, बातें मीटिंग करने, ऑर्गेनाइज करने में ही प्लेन उड़ गया। साइलेंट क्या, कुछ भी कर लेना चाहिए था। पता तो था ही प्लेन ऊपर है, हवा में है, चक्कर काट रहा था दिल्ली के, कि एक हाईजैक हो चुका है, हमें तो पता ही है। क्या करोगे न्यूक्लियर स्टेट का? क्या क्या हो जाता है उससे? क्या मैं यही तो बता रहा हूं ना, ये आपको डिसाइड करना होता है आप कैसे कंट्री बनते हो। उन्होंने किया ना अफगानिस्तान पे हमला, सिंपल सी बात है, किया ना उन्होंने। मुंबई टेरर अटैक होता है, हमने क्या किया रिटेलिएशन में? कुछ नहीं किया। उसका चलो अलग जवाब है, वो मतलब वो रैशनैलिटी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उस टाइम पे शिवशंकर मेनन थे, उनकी किताब है चॉइसेस करके, उसके अंदर उन्होंने बताया है, जस्टिफिकेशन दिया है कि टेरर अटैक के टाइम पे इंडिया ने क्यों नहीं रिटेलिएट किया। उनकी बात भी रीजनेबल लगती है, इतना सीनियर IFS ऑफिसर। वो कभी और बताऊंगा आपको, लेकिन दिस वाज द इंसिडेंट। नाउ दिस प्लेन, ये पहले पाकिस्तान में लेके गए। पाकिस्तान में जब आप जो पायलट थे उनकी टेस्टिमनी सुनोगे, वो कह रहे थे कि मैं
मतलब वो मेरे को परमिशन नहीं दे रहे थे, फ्यूल खत्म हो रहा था और वहां पे रनवे पे लैंड करवाने वाले थे। फिर जी दुबई, वहां पे तो इन द मीन टाइम एक इंडियन पैसेंजर को मार दिया गया था, गले पे चाकू लग गया था, उसकी डेड बॉडी वहां से आ गई थी, दुबई से आई थी शायद। हाँ वहां पे फिर रिफ्यूलिंग हुई, फिर इधर आए, फिर उस प्लेन को लेके गए कांधार में, अफगानिस्तान। नाउ प्रॉब्लम, देन इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि इंडियन आर्मी को वहां पे कमांडो एक्शन करने दो, तालिबान की सरकार से कह रही है। तालिबान वाले कह रहे हैं आप हमें रिकॉग्नाइज तो करते नहीं, हम क्यों आने देंगे। ओसामा बिन लादेन लीडरशिप में थोड़ी ना था, ओसामा बिन लादेन को अपना अजीज मानते हैं। ओसामा बिन लादेन इज नॉट एन अफगान सिटीजन। करवाया है पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ने, लैंड करवा गए कहां पे, अफगानिस्तान, क्योंकि वहां पे था तालिबान। पिक्चरों में होता है वो, हकीकत में नहीं होता। अरे करते, करवा लेते, क्यों नहीं किया। निर्जा थोड़ा चल रही है भाई, रियल टाइम सॉल्यूशन, रियल टाइम प्रॉब्लम थी, समझो उस बात को। फिल्मों में अच्छा लगता है, ऐसे वैसे नहीं होता होता काम। एक वो अभी वो आजकल वो IC-81 क्या वो चल रही है मूवी उसकी, विद्युत जामवाल की, IB-07 समथिंग करके, उसमें वो पाकिस्तान के अंदर प्लेन लैंड करवाते हैं, ले आते हैं लोगों को, मतलब इतना आसान है। तो आप समझो इन चीजों को। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग एंड लेटर ऑन वी फ्रीड मौलाना मसूद अजहर। थोड़े पैसे दिए उनको, कुछ डॉलरों में, मिलियन डॉलरों में, हाँ जी पैसे भी दिए। उन्होंने हेलीकॉप्टर भी मांगा था, उन्होंने कहा था मौलाना साहब को हेलीकॉप्टर में लेके आना, ठीक है। और बातचीत हुई, हमारे विदेश मंत्री जसवंत सिंह जी, ठीक, वो गए। अजीत डोभाल इंटेलिजेंस के उस टाइम पे हेड होते थे, ये नेगोशिएशन के पार्ट थे, डिबेट में गए वहां पे, मतलब IB से AS दुलत, रॉ के चीफ, वो डिबेट डिस्कशन में गए तालिबान के साथ और उनसे बातचीत करके, और इसका निष्कर्ष ये निकला, पैसे दिए और मौलाना मसूद अजहर को छोड़ा, और जो बाकी जो है उनको वापस इंडिया लेके आए। ये था IC-814 का इंसिडेंट। The point is this, in the past as well, we had bitter experience with Taliban. पास्ट के अंदर भी इंडिया का अफगानिस्तान या बोल सकते हैं तालिबान के साथ उस तरीके का बेहतर एक्सपीरियंस नहीं रहा है। ठीक है जी। मुजाहिदीन का मतलब होता है भगवान के, मतलब अल्लाह के लिए लड़ने वाले, फाइटर्स। लश्कर का मतलब होता है, लश्कर का क्या मतलब होता है, जैसे लश्कर तोयबा बनाया हुआ है, लश्कर का मतलब क्या होता है, आर्मी कंटिंजेंट, फौज, फौज, लड़ाकों की फौज, ठीक है ना। तो ये तालिबान का सिस्टम था वहां पे, अंडरस्टूड। अब इन द मेन टाइम एक और इंसिडेंट होता है अमेरिका के अंदर, दैट वाज 9/11, 11 सितंबर, वो 9 नवंबर नहीं है, दैट इज 11th सितंबर। यूएस के 3 प्लेन हाईजैक हुए और उन प्लेन्स को ले जाके ट्विन टावर में घुसा दिया गया, 2 प्लेन्स को। एक प्लेन व्हाइट हाउस के ऊपर कहीं चक्कर लगा रहा था, इन्होंने शूट कर दिया था। हाँ जी, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, इसको हाईजैक करने वाले सऊदी नेशनल्स थे। जो ट्विन टावर के ऊपर अमेरिका के ऊपर हमला किया, उनके अंदर जो भी थे वो थे सऊदी नेशनल्स, जो अमेरिका की ही फ्लाइंग स्कूल में ट्रेनिंग ले रहे थे।
इस बड़े लेवल की प्लानिंग की, प्लेन हाईजैक किए, उनके उसमें घुसा दिए बिल्डिंग में, 10,000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। ऑफिशियल डाटा कुछ और वो बोलते हैं दिस इज समथिंग दैट हैड हैपेंड। पूरी पूरी बिल्डिंग नीचे आ गई थी ना, देखिए ना आपने, यूट्यूब पे वीडियोस हैं, बहुत मरे होंगे, मतलब ये जस्ट, और वो कितनी 70-80 स्टोरीज की बिल्डिंग है जो ऐसे नीचे ना। ओबामा कैसे था यार उस टाइम, जॉर्ज बुश। नहीं, ओबामा तो बहुत बाद में आया है। अरे 2001 की बात चल रही है ये, 2001 की बात। हाँ ये वही उस टाइम बाद, जॉर्ज बुश था ना उस टाइम राष्ट्रपति। जॉर्ज बुश के हारने के बाद ओबामा आया था ना, मतलब हारने के बाद क्या, उसका टेन्योर पूरा होने के बाद, दो दो बार रहा था वो भी, मतलब 8 साल। ठीक है जी। तो ये अफगानिस्तान के जो है, मतलब लिंक इनको समझ में आता है कि इसको करने वाले थे ओसामा बिन लादेन, जो कि उस टाइम कहां पे मिलेंगे, अफगानिस्तान में मिलेंगे। अब आप ये देखो, वो कहते हैं कि भी अफगान लोगों का तो लेना देना ही नहीं था इसमें कुछ, जस्ट बिकॉज ही वॉज एसोसिएटेड विद अलकायदा एंड अलकायदा वॉज प्रेजेंट इन अफगानिस्तान। अमेरिका लॉन्च्ड वॉर अगेंस्ट ग्लोबल टेरर, जिस वॉर का नाम रखा गया एंड्योरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। यह वॉर अगेंस्ट ग्लोबल टेरर लॉन्च होता है अफगानिस्तान की सोयल पे, एंड विद इन फ्यू वीक्स, मंथ में लगा लो आप, तालिबान रेजीम इन अफगानिस्तान वॉज थ्रोन अवे। अफगानिस्तान पे हमला हुआ, तालिबान की सरकार को हटाया गया। ठीक है जी। पाकिस्तान को इंस्ट्रक्शन दी गई, आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, या तो तुम हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो। हमारे साथ नहीं हो तो मतलब खिलाफ हो, और तुम्हारे ऊपर भी एक्शन होगा। मुशर्रफ उस टाइम पे राष्ट्रपति थे, उन्होंने बोला कि ठीक है हम मदद करते हैं। ये अफगानिस्तान का वॉर स्टार्ट होता है 2001 के अंदर। क्लियर है? अब ये वॉर चलता गया, हाउ इट वॉज अ चेंज थिंग फॉर अस। इंडिया के लिए कहां क्या इसमें चीजें निकल के आई, जब ये यूएस ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म करता है, तो उसके लिए इंडिया में क्या कुछ छुपा हुआ था? ऐसा नहीं, नाउ यूएस रिकॉग्नाइज्ड दैट टेररिज्म इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, कि टेररिज्म सिर्फ एक पार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, एंड थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन इंडिया, इट इज ऑल्सो डेंजरस थिंग्स। उन्होंने ये कहा कि गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट कुछ नहीं होता, टेररिस्ट टेररिस्ट होता है। दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग पेन ऑफ इंडिया। जब खुद को पढ़ती है तब आपको ध्यान आता है ना। तो दिस इज समथिंग दैट हैड हैपेंड। पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड उससे पहले कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है उसको इतना सीरियसली नहीं लेते थे, उनकी प्रायोरिटी पे नहीं था। बट दिस वाज द टाइम व्हेन दे लॉस्ट देयर ओन सिटीजन, and this is something that was an eye opener for them, and that's why they started recognizing the pain of India. हमारा दर्द भी वो महसूस करने लगे, and this was the time, you can say, post this attack, coordination, cooperation between India and US on the issue of terrorism, it started. ये इस अटैक के बाद ही स्टार्ट हुआ था, 9/11 के बाद।
उन्होंने रिकॉग्नाइज किया ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। ठीक है जी। अफगानिस्तान के अंदर सरकार उठाड़ के फेंक दी गई। मैंने आपको बताया विद दिस वॉर यू कैन से तालिबान गवर्नमेंट तो नहीं बोलोगे, हम उसे गवर्नमेंट मानते नहीं थे, रेजीम, इट वॉज थ्रोन अवे, इसको उखाड़ के फेंक दिया गया। एंड विद दिस न्यू गवर्नमेंट वॉज प्लेस्ड, एक नई सरकार बनाई जाती है विच वॉज बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड एक गवर्नमेंट अफगानिस्तान के अंदर एस्टेब्लिश कर दी गई। एंड द पॉइंट वॉज दैट इंडिया विद होल यू कैन से तन मन धन वी सपोर्टेड दिस पर्टिकुलर अफगान गवर्नमेंट। ठीक है ना, हम इनको सपोर्ट करते हैं। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, आईएसआई पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, ये डबल गेम खेलती है। दे स्टार्टेड प्लेइंग डबल गेम। डबल गेम इन द सेंस दे वर हेल्पिंग यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो भी यूएस फोर्सेस लड़ रही हैं उनके लिए सारा सामान लॉजिस्टिक्स कहां से जाता था, पाकिस्तान के थ्रू। ईरान के साथ तो उनकी वैसे ही नहीं बनती, ईरान से हेल्प ले नहीं सकते थे, दूसरा बचा पाकिस्तान। सारा जो असिस्टेंस था, मिलिट्री एड जो था, वो वाया पाकिस्तान जाती थी। एक तरफ पाकिस्तान अपने यहां से मिलिट्री एड अलाउ करता है, दूसरी तरफ वो तालिबान के लोगों को शरण देते हैं। दे स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग द लीडरशिप ऑफ तालिबान इन पाकिस्तान। ओसामा बिन लादेन कहां मिला था, पाकिस्तान में मिला था, एबटाबाद मिलिट्री स्टेशन के बिल्कुल आसपास वाले इलाके में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनको ना पता हो गया ओसामा बिन लादेन यहां रह रहा है। तो ये डबल गेम खेला गया। अभी एक तरफ वो तालिबान वालों की भी मदद कर रहे थे और दूसरी तरफ यूएस की मदद कर रहे थे कि भाई जब भी कभी बातचीत होगी यूनाइटेड स्टेट्स को, जब यूएस लड़ जड़ के हार जाएगा तब तालिबान से बातचीत करनी पड़ेगी, और जब तालिबान से बातचीत करनी पड़ेगी तो किसके थ्रू बातचीत होगी, वो पाकिस्तान के थ्रू। सो वो दोनों पार्टीज में अपना इन्फ्लुएंस उन्होंने थोड़ा थोड़ा रखा। नाउ एट दैट टाइम वी वर ओनली विद न्यूली फॉर्म्ड अफगान गवर्नमेंट। हम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ रहे, हमने तालिबान के साथ कोई बातचीत, कोई रिलेशन मेंटेन नहीं किया। 20 साल की लड़ाई के बाद 2021 के अंदर, 2020 के अंदर ही वैसे प्रोसेस तो स्टार्ट हो ही गया था, स्टार्टिंग के अंदर दोहा एग्रीमेंट साइन होता है। दोहा एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग यूएस विल लीव अफगानिस्तान एंड तालिबान विल स्टॉप टेरर अटैक्स इन अफगानिस्तान। तो ये डील नेगोशिएट हुई यूएस और तालिबान के बीच में, जिसके अंदर ये प्रोविजन था कि यूएस जो है वो अफगानिस्तान को छोड़ के चला जाएगा और तालिबान जो है वो वायलेंस बंद कर देगा। As soon as US left, within a week, Taliban took over full अफगानिस्तान। ये 20 साल की लड़ाई मजाक में खत्म हो गई और यही जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के लीडर्स थे जिनको हम सपोर्ट कर रहे थे वो सब उड़ गए। हम इस अफगान आर्मी को भी ट्रेन कर रहे थे।
अफगान आर्मी को इंडिया ट्रेन करता था, उस इंडियन मिलिट्री के साथ ट्रेन होती थी उनके ऑफिसर्स वगैरह, और अब वो वहां पे सारे उड़ गए। दिस इज समथिंग दैट हैड हैपेंड। ये 20 साल की लड़ाई ऐसे खत्म हो गई। सो इसके अंदर एक बहुत फेमस सिलसिला है, मैंने भी पहले भी बताया शायद। एक न्यूज रिपोर्टर तालिबान के स्पोक पर्सन से बोलती है, ठीक है, उनके स्पोक्स पर्सन है, और उनसे बातचीत होती है। ये पूछा जाता है कि भी बताइए, आप इतने श्योर थे कि यूएस चला जाएगा और आप इस युद्ध को जीत जाओगे, इट्स अ ब्लॉट ऑन द फेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, कि 20 साल तक लड़ाई इनकंक्लूसिव रही, जिस तालिबान को पहले हटाया वही तालिबान दोबारा आ गया। तो लड़ाई की क्यों? बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स क्यों खर्च किए? लैक्स ऑफ लाइव्स वर लॉस्ट, क्यों? किस रीजन के लिए? सिचुएशन तो वही आ गई ना पुराने वाली। तो उनसे पूछा गया कि आप बताइए कि भाई आप क्या इतने श्योर थे कि आप यूएस को हरा दोगे? दैट तालिबान स्पोक्स पर्सन, ही सेड दैट वी नो वन थिंग, दैट यूएस may be having a watch, but we had time. यूएस के पास घड़ी है लेकिन हमारे पास है टाइम। मतलब क्या है इसका? वॉच इज सिंबॉलिक टू द मशीनरी, वॉर मशीनरी, कि उनके पास वॉर मशीन्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, दुनिया जहान के उनके पास हथियार हैं, लेकिन एक दिन वो यहां से जाएंगे। सो दे सेड दैट वी नो वन थिंग, वी हैव टू जस्ट कंटिन्यू दिस वॉर टिल द टाइम यूएस विल लीव दिस लैंड। उनको ये पता था कि अपना टाइम आएगा, कि वॉच ले लो आप, उसके अंदर मशीनरी, हथियार जो मर्जी रख लो, दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी, सबसे ताकतवर देश। तो तालिबान, उनकी ये स्ट्रेटेजी थी कि हमें सिर्फ टाइम तक इस वॉर को सस्टेन करना है, एक दिन यूएस यहां से जाएगा। और ये सस्टेन किन्होंने करवाया? पाकिस्तानियों ने। आपको क्या लगता है अब तालिबान को हथियार कौन दे रहा था? जो बचा रहा था वही दे रहा था? क्या पता पीछे से भी कोई और दे रहा हो सकता है, चाइना भी हो सकता है, रशिया भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हमें थोड़ा ना पता है ये बात। कोई तो था ना जिसकी वजह से ये तालिबान सरवाइव कर रहा था। बिना असिस्टेंस के कैसे सरवाइव कर गया 20 साल तक दुनिया की सबसे ताकतवर आर्म्ड फोर्सेस के सामने? दिस इज समथिंग दैट हैड हैपेंड इन दैट वॉर, बट वी वर इन रॉन्ग टीम, वी वर विद रॉन्ग टीम। तभी तो बोलते हैं यू शुड नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अपने सारे जो है सिर्फ एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए, थोड़े थोड़े अलग अलग रखो, ठीक है ना। फॉर्मर ये अपने रॉ चीफ एएस दुलत अपनी बुक में लिखते हैं वो, कि बहुत से ऐसे तालिबान फाइटर्स थे जो चाहते थे कि इंडिया उनके साथ कांटेक्ट करे। इवन टुडे तालिबान, दे वांटेड टू हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया, बिकॉज दे नो वन थिंग, that you can buy weapon from China, weapons from Pakistan, but when it comes to humanitarian aid and assistance, it will be from India. हमने $3 बिलियन लगाए हैं अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में, डैम बनाया हमने वहां पे, हाईवे नेटवर्क हमने कंस्ट्रक्ट किया है उधर। इवन उनकी जो बिल्डिंग है पार्लियामेंट की, वो हमने बनाई है, कंस्ट्रक्ट करवाई। पावर ग्रिड, पावर स्टेशंस वी असिस्टेड, स्किल डेवलपमेंट, स्कूल्स, वो इंडिया ने दिया है वहां पे। तो बहुत अच्छी गुडविल है, हॉस्पिटल्स हमने वहां पे बनाए हैं। एंड अफगान पीपल, दे नो वन थिंग, दैट इंडिया इज गोइंग टू बी विद देम। अभी वहां पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आया, 50,000 टन गेहूं इंडिया ने दिया उनको,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये स्टेटमेंट था कि नो मैटर हूसएवर इज देयर इन अफगानिस्तान, कोई भी सरकार में हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, इंडिया इज गोइंग टू बी विद पीपल ऑफ अफगानिस्तान। अफगान की जनता के साथ हम जरूर साथ देंगे। दिस इज व्हाट हैड बीन द ओवरऑल थिंग। बट नेवरदलेस पाकिस्तान को एक एडवांटेज तो मिला ही है ना। So Pakistan, ISI, they had that advantage because they were the one जिन्होंने तालिबान को प्रोटेक्ट किया। ठीक है, और अब तालिबान का राज यहां पे है, ये लोग भी हैं जो तालिबान के साथ एंगेज कर रहे हैं। वाया पाकिस्तानी तो हो रहा है सब कुछ। सो ये प्रेजेंट सिनेरियो है यहां पे। ठीक है जी। नाउ अफगानिस्तान, इट इज रिच इन रिसोर्सेस, कॉपर माइंस वगैरह हैं वहां पे। चाइना हैज ऑलरेडी, यू कैन से, स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग इट। हम भी चाहते हैं उन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना, लेकिन उन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए पहली चीज क्या करनी पड़ेगी? तालिबान के साथ रिलेशन रखने पड़ेंगे। दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू डू। विदाउट डूइंग दैट तो थिंग्स आर नॉट गोइंग टू मूव एट ऑल। चीजें बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेंगी। फैक्शंस थे, थोड़े टाइम बाद तालिबान आ गया था। तालिबान उन फैक्शंस में से सबसे स्ट्रांग था। नॉर्दर्न एरियाज में नॉर्दर्न अलायंस थी जिसकी तालिबान के साथ लड़ाई चलती रहती थी। ये एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। समझे? ये पूरा सिस्टम चला है, तो इनको एडवांटेज है यहां पे। अब तालिबान अगर हम समझेंगे, तालिबान इज ऑल्सो मल्टी फैक्शन। देर आर लॉट ऑफ फैक्शंस इन तालिबान, अलग अलग ग्रुप्स हैं। उसमें से एक, वन ऑफ द, यू कैन से, क्वाइट इन्फ्लुएंशियल ग्रुप इज हकानी नेटवर्क। इनमें से एक ये है हकानी नेटवर्क नाम का ग्रुप। सिराज हकानी इसको हेड करते हैं। ही इज नोन टू बी एंटी इंडिया। और हकानी नेटवर्क पे किसका होल्ड है? आईएसआई का। देयर हैड बीन इंस्टांसेस वेयर विद द हेल्प ऑफ हकानी नेटवर्क, इंडियन एम्बेसी इन अफगानिस्तान, इट वाज बॉम्ब्ड। बॉम्बिंग करवाई थी इंडियन एम्बेसी पे हकानी नेटवर्क के हेल्प से, आईएसआई ने। ये हमारा पास्ट है। और हकानी नेटवर्क तालिबान के अंदर ठीक ठाक इंफ्लुएंस रखता है। दिस इज द अनदर डिफिकल्टी दैट वी हैव टू फेस हियर। हाँ, मानी जाती है। क्या एक्शन लेता है इंडिया? सॉफ्टवेयर क्या धमाका किया उन्होंने। आईटीबीपी वहां पे तैनात थी, टेरर अटैक जो करने आए, आईटीबीपी के जवानों ने उनको मारा, बस। अरे उनको लेना देना ही नहीं है, समझो ना इन चीजों को। सामने वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहा, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। वो अलग ट्यून में भाई। तालिबान कोई मतलब इतनी ऑर्गेनाइज्ड फोर्स नहीं है। 70-80 हजार लड़ाके हैं बस जो लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान इज अ वॉर इकोनॉमी। वो जनरेशंस तक लड़ती जा रही है, समझ रहे हो? अफगानिस्तान में और एक्टिविटीज लिमिटेड होती हैं। देयर प्राइमरी एक्टिविटी इज वॉर। एक कबीला दूसरे के अगेंस्ट लड़ेगा, ये सब चलता है उधर। तो हकानी नेटवर्क, सिराज हकानी,
ये अपने आप में एक समस्या है। देन when you can say we were exploring trade relations with Afghanistan, पाकिस्तान वॉज अ मेजर हर्डल। अब ये ट्रेड को पाकिस्तान पूरा नहीं होने देता। क्यों? पाकिस्तान डजंट अलाउ ट्रांजिट फॉर इंडियन गुड्स। इंडियन गुड्स के लिए ट्रांजिट पाकिस्तान अलाउ नहीं करता है। मतलब आप ये देखो, ये अटारी वाघा बॉर्डर है अपना, ठीक है। अफगानिस्तान से यहां से ट्रक इधर आ सकता है, बट खाली नहीं जा सकता। मतलब वापस दे कांट कैरी इंडियन गुड्स, वापसी पे इंडियन गुड्स नहीं ले जा सकते। आइदर दे विल गो एम्प्टी और दे विल कैरी द पाकिस्तानी गुड्स। क्योंकि अफगानिस्तान इंडिया ट्रेड अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा। सो पाकिस्तान इट डजंट अलाउ ट्रांजिट टू इंडियन गुड्स। अफगान गुड्स आ सकते हैं यहां पे, अफगानिस्तान से खजूर वगैरह आती हैं इधर, ठीक है ना, बट इंडियन गुड्स अफगानिस्तान में नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। क्लियर है? सो ये सबसे बड़ी समस्या थी। अब अफगानिस्तान इंडिया ट्रेड को बेटर करना था, पाकिस्तान वाज अ मेजर हर्डल क्रिएटर। हमने एक एयर कॉरिडोर भी बनाया, इंडिया अफगानिस्तान ट्रांसपोर्ट एयर कॉरिडोर, कि भाई अगर ठीक है लैंड रूट से कनेक्टिविटी नहीं देगा तो हम उड़ के जाएंगे, बट प्लेन से बिजनेस करना वायबल नहीं होता है, वेरी कॉस्टली, ठीक है ना, चीजें बहुत कॉस्टली हैं। और ये तब की बात थी जब अफगानिस्तान में तालिबान नहीं था, अब तो तालिबान है, समझ रहे हो? अब आप एक चीज देखिए, दोहा एग्रीमेंट करके यूएस जो यहां से विड्रॉ करके गया, उसका इंपैक्ट इंडिया पे क्या पड़ा? मेजर आउटकम इज दिस, हमें एक चीज सीखने को मिलती है, दैट इंडियन कंसर्न्स वर नॉट एड्रेस्ड एट ऑल। हमें बिना बताए, हमें बिना कुछ इंपॉर्टेंट एंटिटी माने, उन्होंने यूनिलेटरली वहां से विड्रॉ किया। ऐसा ही हुआ। हमें दिक्कत है ना, आपने $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है उधर। व्हाट अबाउट योर इन्वेस्टमेंट? व्हाट अबाउट दिस थिंग दैट यू एंडेड अप विद द रॉन्ग टीम, जो चली गई, उड़ गई, भाग गई? नुकसान हो गया ना आपका, एब्सोल्युटली। अगर हमें भी आइडिया होता तो हम तालिबान के साथ हम भी रिलेशन अच्छा कर लेते। उन्होंने एकदम से फैसला ले लिया। नहीं, हमें पता था जब ये दोहा टॉक्स चल रही थी, जो इन टॉक्स को हेड कर रहे थे यूएस की तरफ से, he made multiple statements that Indian agencies should engage with Taliban. He made this statement, but we were living in that illusion, कुछ नहीं होगा। एंड हमें ये नहीं लगा था कि एकदम इतनी तेजी से हो जाएगा। 2 दिन में तो आ गए वो। आपने वो सीन देखे हैं, वो प्लेन उड़ रहे हैं, बंदे भाग रहे हैं, फिर एक उस पे लटक गया पहिए के ऊपर से नीचे गिरा, फिर वो, ये बड़े हॉरिफिक सीन्स थे जो अफगान की जनता वहां से भागने वाली है, क्योंकि तालिबान तो तालिबान है। दोहा में, हाँ, कतर की राजधानी है, कतर की है ना। Now, not only this, we developed this Chabahar port.
कि अब पाकिस्तान हमें ट्रांजिट ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम छाबहार पोर्ट डेवलप करेंगे ईरान में, वहां से हमारी कनेक्टिविटी होगी ज़ेरांज। वी डेवलप्ड दिस ज़ेरान दिलाराम हाईवे एज वेल, ये हाईवे भी हमने डेवलप किया है। लेकिन इसमें भी मेजर डिले हुआ। आप ये देखिए, ये छाबहार पोर्ट आइडिया आया था 2005 में, ये कब जाके बनाया? 2017 में, 12 साल बाद। बिकॉज इस पे भी हर्डल थे, क्योंकि ईरान के ऊपर क्या लगे हुए थे? सैंक्शंस। इसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगे हुए हैं, हम फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाए। लेकिन ये एक अच्छा आइडिया था, टू हैव ट्रेड रिलेशन वाया छाबहार पोर्ट। बढ़िया था ना आइडिया। सो वी स्टार्टेड विद दीज थिंग्स एंड चीजें बढ़ने लगी आगे। ठीक है, अब देखिए 2022 प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था नेबरिंग कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बट बहुत से स्टूडेंट्स ने गलत किया। तो हमें ना प्रिसाइज पता होनी चाहिए। आप रेगुलरली जो भी बात, जो भी एरिया न्यूज में चल रहा है, उसके मैप को बहुत अच्छे से देखो आप, क्योंकि उस पे कुछ ना कुछ बात होगी ही होगी। हाँ, ये रहा। ठीक है ना। सो वी हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड। सो ये आज की प्रेजेंट रियलिटी है। तालिबान इज नाउ लाइक अ रियलिस्टिक थिंग, कि वी हैव टू लिव विद दैट रियलिटी। तालिबान तो वहां पे है ही है, ठीक है, एंड देयर इज नो हार्म इन एंगेजिंग विद देम। कर सकते हो आप बात। चलिए, द अदर प्रॉब्लम दैट we have to face in case of Afghanistan is part of Golden Crescent। मैंने पहले भी बताया था कि गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट हैं, ये ग्लोबल ड्रग ट्रेड रूट में आते हैं। और ऐसा माना जाता है कि अफगानिस्तान में ओपियम उगाया जाता है, कोकेन यहां से पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान से इंडिया आता है, और इंडिया से फिर दूसरी जगह पे जाता है। इंडिया अगर नहीं भी आता तो सीधा पाकिस्तान से दूसरी जगह चला जाता है पूरी दुनिया के अंदर। तो ये एक ड्रग ट्रेड रूट है, एंड इंडिया इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग्स इन नॉट इन पंजाब। है ये हमारी अर्बन लाइफस्टाइल के अंदर, देयर आर पीपल हु आर कंज्यूमिंग ड्रग्स। शौक तो फिर बिगड़ता भी है ना, फिर एक बार शौक की आदत पड़ जाती है, लोग फिर, है ना, पता है ना, कोई सीवर के ढक्कन तक बेच देते हैं। हिसार में इंसिडेंट हुआ था, ड्रग एडिक्ट्स, पता लगा कि वहां पर लोगों ने ना सीवर के ढक्कन गायब हो गए। सीवर के ढक्कन के अंदर लोहा होता है, तो वो पता लगा कि जो ड्रग एडिक्ट्स थे उसने पूरे पूरे सेक्टर के सीवर के ढक्कन उड़ा गए। और गाड़ी के अंदर उठा उठा के डाल रहे हैं, वो सीवर के ढक्कन उठा के चलो गाड़ी में रखे, गाड़ी के। हाँ, तो वो नहीं पता ना ड्रग ड्रग एडिक्ट्स ने कहा कि मतलब आप देख लो ना क्या होता है। तो मजे मजे का सीन तो बहुत खराब है। ठीक है, ये रियलिटी है। नाउ द होल वर्ल्ड वॉज इन डायलेमा। हुआ क्या, जब तालिबान यहां पे आया,
इधर तालिबान आ गया, ठीक है। बिफोर दिस यूएस फंड कर रहा था अफगान गवर्नमेंट को। ये जो अफगान गवर्नमेंट थी वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं थी, यूएस और वेस्टर्न कंट्री से चंदा मिलता था, उसकी हेल्प से वो अफगानिस्तान को चला रही थी, ठीक है। बिफोर तालिबान यू कैन से यूएस वाज गिविंग फंडिंग टू अफगान गवर्नमेंट। नाउ with arrival of Taliban, immediately that particular funding was stopped. फंडिंग रोक दी गई क्योंकि तालिबान को देने का तो कोई मतलब बनता नहीं है। द वर्ल्ड वॉज इन डायलेमा। वो ये कहते हैं कि तालिबान वाले अपनी सरकार चलानी है, उनको गवर्नेंस करनी है। अगर हम पैसे नहीं देंगे तो तालिबान किसकी तरफ जाएगा? ड्रग ट्रेड की तरफ। सो राइट नाउ द प्रॉब्लम इन अफगानिस्तान इज शॉर्टेज ऑफ फंड्स। आपको पता है ना, अफगानिस्तान ने अपनी दिल्ली की एम्बेसी बंद कर दी है बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड्स। तो शॉर्टेज ऑफ फंड्स है वहां पे और उस वजह से वो सरकार उनको चलानी है। सो सम एक्सपर्ट्स दे हैव दिस फियर इन माइंड कि ना चाहते चाहते तालिबान वाले ड्रग ट्रेड की तरफ ना चले जाएं। अंडरस्टूड दैट विद द अराइवल ऑफ तालिबान ओवर द टाइम द ड्रग्स प्रॉब्लम माइट फर्दर एग्रवेट। पूरी दुनिया के अंदर ये ड्रग्स की प्रॉब्लम जो है ये बढ़ सकती है। ये एक डर सबसे बड़ा इनको ठहरा मतलब लग रहा है।